साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज से हम हिंदी गद्य की विधाओं की कक्षा शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने नाटक से शुरू करने का निर्णय लिया है, नाटक पढ़ाने का निर्णय लिया है। आज का वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। साथियों मैं प्रवक्ता परीक्षा के पिछले कुछ वर्षों के हल प्रश्न पत्र देख रहा था, तो उसमें एक दो प्रश्नों का मैं उदाहरण दूं, जैसे सट्टक क्या है, चूलिका क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो आज के वीडियो में इस तरह के प्रश्नों की आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। आज का वीडियो बहुत छोटा है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। इसमें नाटक की परिभाषा एवं भेद पर संक्षेप में चर्चा होगी, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज का वीडियो देखते हैं जो तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह हमने यहाँ नोट किया है, वो आप देखिए और उससे आप लाभान्वित होइए। तो पहला देखिए तथ्य है इसका, नाटक। नाटक क्या है? नाटक काव्य का वो एक रूप है। नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं, श्रवण से तात्पर्य सुनने द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। तो यहाँ नाटक के लिए देखिए एक महत्वपूर्ण बात कि नाटक के लिए दृश्य काव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नाटक क्या है? काव्य का एक रूप है और नाटक के लिए दृश्य काव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला तथ्य है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने नाटक को नाट्यवेद और पंचम वेद कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र पंचम वेद किसको कहा है या नाट्यशास्त्र को क्या कहा है? तो यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नाट्यशास्त्र के लिए उन्होंने पंचम वेद शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, देखते हैं अगला तथ्य। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि का कथन है, यह इस कोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण, इसको डार्क हमने लिख दिया है। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि का कथन है, न ऐसा कोई ज्ञान है, न शिल्प है, न विद्या है, न ऐसी कोई कला है, न कोई योग है, न कोई कार्य ही है जो इस नाट्य में प्रदर्शित न किया जाता हो। यहाँ उन्होंने नाटक की संपूर्णता पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। अगला बिंदु देखते हैं, भरत मुनि के समय में ही नाटक के मंचन तथा अन्य महत्वपूर्ण कक्षों का विकास हो चुका था। ठीक है ना। नाटक की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी अभिनेता या उसका मंचन एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भरत मुनि के समय में ही नाटक के मंचन तथा अन्य महत्वपूर्ण पक्षों का विकास हो चुका था। नाट्यशास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। लोक चेतना जो एक शब्द है कि नाट्यशास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है। देखते हैं अगला बिंदु साथियों। इसमें कह रहा है नाटक के अवयव। नाटक में क्या अवयव होते हैं? नट, नटी, नृत्यवाद्य, संगीत, संवाद, कथा वस्तु और रंगमंच। ये फिर से आप देख लीजिए, नट, नटी। नाटक में कौन कौन से अवयव होते हैं? नट होता है, नटी होते हैं, नृत्यवाद्य होता है, संगीत होता है, संवाद होता है, कथा वस्तु होती है और रंगमंच होता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, संस्कृत के नाटकों में नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण शब्द है दृश्य काव्य। संस्कृत के नाटकों में नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है। इसलिए जो नाट्य रूप प्रचलित थे उन्हें दो श्रेणियों में रखा गया है, वो है दस रूपक और उपरूपक। तो यहाँ चलिए दस रूपक और उपरूपक दोनों की चर्चा करते हैं। यहाँ कह रहा है कि दस रूपक के 10 तथा उपरूपक के 18 भेद हैं। ठीक है, दस रूपक के कौन कौन से भेद हैं सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये है, आगे आपका 10 भेद बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। 10 रूपक के 10 तथा उपरूपक के 18 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम 10 रूपक के भेदों पर चर्चा करेंगे। 10 रूपक का पहला भेद है नाटक। नाटक की विशेषता क्या है? ये पंचसंधि युक्त होता है। इसकी कथा का स्रोत पौराणिक, ऐतिहासिक या सामाजिक होता है। इसमें नायक नायिका ईश्वर या ईश्वरांश अथवा राजा महाराज होता है। इसमें 5 से 10 अंक होते हैं। तो यह नाटक की विशेषता है। ठीक है, 10 रूपक का दूसरा भेद है साथियों प्रकरण। प्रकरण में देखिए इसमें क्या विशेषता होती है? इसकी कथा काल्पनिक होती है। प्रकरण की कथा काल्पनिक होती है। इसका नायक ब्राह्मण, धनी या मंत्री होता है। नायिका कुलवधू, मंत्री कन्या अथवा वेश्या होती है। 10 रूपक का तीसरा भेद है भाण। भाण की विशेषता देखते हैं। इसकी कथा सामाजिक जीवन से जुड़ी होती है।
नायक धूर्त होता है, इसमें केवल एक अंक होता है और श्रृंगार रस की प्रमुखता होती है। भाण का उद्देश्य हास्य व्यंग करना होता है। ठीक है, तो चलिए अगला भेद देखते हैं 10 रूपक का। ये है व्यायोग। व्यायोग, इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है। व्यायोग का कथानक जो है वो कथा जो होती है वो इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसमें एक ही अंक होता है। युद्ध की भयानकता का वर्णन होने के कारण रौद्र या वीर रस की प्रमुखता होती है व्यायोग में। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ हमने साथियों बहुत संक्षेप में लिखने का प्रयास किया, बहुत विस्तार में जाने का प्रयास नहीं किया है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता। और यहाँ जो भी हमने लिखा है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो जितना महत्वपूर्ण हो सकता है वो मैंने संकलित करने का प्रयास किया है। 10 रूपक का अगला भेद देखते हैं, वो है समवकार। समवकार का कथानक दैवीय कथाओं से जुड़ा होता है। इसका नायक देव अथवा असुर यानी देव या दैत्य होता है। इसमें 3 अंक होते हैं। तीनों अंकों का नाम दिया गया है कपट, उपद्रव और श्रृंगार। प्रमुख रूप से वीर तथा रौद्र भावों का प्रदर्शन समवकार में होता है। अगला भेद 10 रूपक का है डिम। डिम का कथानक प्रख्यात कथा से संबंधित होता है। इसका नायक देव अथवा दैत्य का अवतार होता है। इसमें 4 अंक होते हैं। श्रृंगार और हास्य को छोड़कर जो प्रमुख 6 रहस्य हैं उनमें से उनकी उपस्थिति होती है, उनमें से कोई अंगी हो सकता है। ठीक है ना। तो 10 रूपक का 7वां भेद है ईहा मृग। बहुत महत्वपूर्ण यह भी है, परीक्षा में पूछा जा चुका है ईहा मृग को। ईहा मृग का कथानक अलभ्य तथा दिव्य नारी की प्राप्ति से संबंधित होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, ईहा मृग का कथानक अलभ्य तथा दिव्य नारी की प्राप्ति से संबंधित होता है। नायक नायिका देव अवतार होते हैं। श्रृंगार, वीर और रौद्र रस की उपस्थिति होती है। विभिन्न भावों द्वारा चमत्कार प्रदर्शन का उद्देश्य होता है। 10 रूपक का 8वां भेद होता है अंक। अंक का नायक गुणी तथा आख्यान प्रसिद्ध होता है और इसमें 1 अंक होता है। 9वां भेद है 10 रूपक का वीथी। वीथी का कथानक कल्पना पर आश्रित होता है। ये कल्पना आश्रित कथानक होता है। इसमें अधिकतम 2 पुरुष पात्र हो सकते हैं। कथा 1 अंक की होती है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। 10 रूपक का 10वां और अंतिम भेद है साथियों प्रहसन। बहुत चर्चित आज के दौर में है ये प्रहसन। यह प्रायः सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। इसमें अनेक पात्र हो सकते हैं। इसमें भी 1 अंक होता है। जीवन का व्यंग प्रदर्शित करने के लिए हास्य रस का प्रयोग किया जाता है। आपने अनेक प्रश्नों को देखा होगा, सुना होगा, उसमें अंगी रस कौन सा होता है? हास्य रस होता है। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला बिंदु। अब यहाँ 10 रूपक आपने देख लिया। उपरूपक के भेद देखते हैं। उपरूपक की संख्या 18 है, जो इस प्रकार है। यहाँ इनके भेदों को आप जान लीजिए तेजी से। पहला भेद है उपरूपक का नाटिका, दूसरा है त्रोटक, तीसरा गोष्ठी, चौथा सट्टक। यह देखिए मैंने अभी पहले चर्चा की थी। सट्टक क्या है? सट्टक उपरूपक का एक भेद है। सट्टक उपरूपक का एक भेद है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान लीजिए। इसमें जो भी लिखा गया है ये आपको जानना महत्वपूर्ण है कि ये उपरूपक के भेद हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह क्या है या यह किसका भेद है। ठीक है ना। तो नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक। 5वां है नाट्यरासक। अगला प्रस्थान। 7वां है उल्लाप्य। 8वां काव्य। अगला है प्रेक्षणा, राशक। फिर 11 नंबर पे संलापक। 12 श्री गदित या श्री राशिका। 13 शिंपक। 14 विलासिका। 15 दुर्मल्लिका। 16 प्रकरणिका। 17 हल्लीशा और 18 भनिका। ठीक है साथियों, तो ये हुए उपरूपक के भेद 18। अब यह देखिए, भरत मुनि ने उपरूपकों के भेद की चर्चा नहीं की है। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि भरत मुनि ने उपरूपकों के भेद की चर्चा नहीं की है। उन्होंने 10 प्रकार के रूपकों का वर्णन करने के साथ साथ नाटक, जो 10 रूपक का पहला भेद था, उसमें नाटक जो है वो पहला भेद था, के 2 भेद माने हैं, नाटिका और त्रोटक। ठीक है साथियों, तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नाटक के अगली कक्षा आपकी होगी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों से भरी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली कक्षा में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।